मेरा नाम रमेश है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े पाप किए थे, लेकिन सबसे बड़ा पाप यह था कि मैं मासूम और कम उम्र के बच्चों से भीख मंगवाता था। मुझे पता था कि मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और काम नहीं था। इस काम में मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, काली कमाई। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई मिली। उसकी आंखों में आंसू था, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मैं लगातार एक हफ्ते से उस लड़की को उसी सड़क पर खड़े हुए देख रहा था। आज भी मैं उसी लड़की को देख रहा था। वह छोटी सी लड़की थी और ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरे काम में उसका कोई ना कोई उपयोग निकल ही आता। इसलिए मैंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम यहाँ रोज क्यों खड़ी होती हो? वह बच्ची कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन फिर भी वह लड़की कुछ नहीं बोली। वह सिर्फ चुपचाप खड़ी रही। शायद वह गूंगी थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। मैंने उससे कहा, क्या तुम इस दुनिया में अकेली हो? तो उसने हाँ का इशारा करते हुए अपना सिर हिला दिया। शायद इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। यह देखकर मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसे ही बच्चों की तलाश थी। मैं उसे अपने घर ले आया और रात का खाना खिलाया। उसके बाद वह सुकून से सो गई। सुबह होते ही मैंने उससे कहा, जल्दी उठो और अपने काम पर लगो। मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, जैसे देख तो मेरी तरफ ही रही थी, लेकिन सोच कुछ और रही थी। फिर भी उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इससे मुझे पक्का अंदाजा हो गया कि वह बोल नहीं सकती, मगर मुझे उस पर कोई रहम नहीं आया। मैंने कहा, क्या मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए लेकर आया हूँ? क्या मुझे कोई बच्चों को पालने का शौक है? मामूली सी बात है। अगर यहाँ खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अगर अच्छे तरीके से काम करोगी तो तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा और यहाँ रहने की जगह भी मिलेगी, साथ में खाना भी मिलेगा। लेकिन याद रखना, इसी तरह की शक्ल बनाकर बाहर जाना। जिस तरह से मुझे देख रही हो। उसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर दुख था। मैंने बाकी बच्चों को भी जगाया और कहा, सारे बच्चे उठो और काम पर लगो। दरअसल मैं छोटे बच्चों से भीख मंगवाने का काम करता था। मैं कोई बुरा आदमी नहीं था। मैं उन बच्चों को खाना खिलाता था, कपड़े भी लाकर देता था और तैयारों पर घुमाने भी ले जाता था। वैसे भी ये वे अनाथ बच्चे थे, जिनका आगे पीछे कोई नहीं था। मैंने इन बच्चों को कहीं से अगवा नहीं किया था। ये बच्चे मुझे इसी तरह मिले थे, जैसे आज ये लड़की मिली, जिसका नाम मीनू था। कहते हैं कि इस धंधे में बच्चों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन आजकल की आवाम तो इतनी गरीब हो गई है कि बच्चों को भी भीख नहीं देती। ये लोग अच्छी कमाई करके नहीं ला रहे थे। मैंने इन लोगों को रखने के लिए एक घर लिया हुआ था। इतने सारे बच्चों का खाना बनाना कोई आसान बात नहीं था। हालांकि वह अपनी मर्जी से खाना नहीं खाते थे। जितना खाना मैं उन्हें देता था उतना ही चुपचाप खा लेते थे, लेकिन फिर भी खाना तो मुझे ही बनाना पड़ता था। मेरे खर्चे ज़्यादा थे और आमदनी बहुत ही कम थी। मैं काफ़ी परेशान था, क्या होगा और किस तरह से होगा। ऐसा लग रहा था कि यह धंधा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं उन बच्चों को कहाँ लेकर जाता? क्या मैं उन्हें बेच देता? लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता था। मेरे सीने में भी दिल था। मेरे कोई बच्चे नहीं थे। ऐसा नहीं था कि मैं उन बच्चों को अपने बच्चे समझता था। अगर ऐसा होता तो उनसे इतना घटिया काम नहीं करवाता। लेकिन जैसा भी था, बस यही मेरा कारोबार था, और एक इंसान के लिए उसका कारोबार ही सब कुछ होता है। मैं शादी भी करना चाहता था, लेकिन कोई भी औरत किसी खाली इंसान से शादी नहीं कर सकती। आजकल की औरतों के भी बहुत खर्चे हैं। मैं काफ़ी परेशान बैठा था। बच्चे शाम को अपनी कमाई लाकर एक डिब्बे में डाल रहे थे। मुझे बार बार सिक्के गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं सोच रहा था, आजकल सिक्कों से क्या होता है? किसी को भी नोट नहीं मिले थे। तभी जब वह मीनू नाम की लड़की आगे बढ़ी और उसने अपना कटोरा डिब्बे में उड़ेला, तो सिक्कों की भी आवाज़ नहीं आई। मैं दूर बैठा था और मैंने अपना सिर पकड़ रखा था। ये क्या हो गया? ये लड़की तो बिल्कुल ही खाली हाथ आई है। ये तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान करवा देगी। मैं उसके पास गया और गुस्से से कहा, तू तो बिल्कुल ही निकम्मी निकली। मेरी शक्ल तो इतनी मासूम है कि
हर कोई मुझे पैसे देने को तैयार हो जाए, लेकिन भोली सी सूरत बनाई हुई तूने 1 रुपया भी नहीं लाई। शर्म आनी चाहिए तुझे। बाकी बच्चों को देख, अगर तूने इसी तरह काम किया तो मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगा। फिर पड़ी रहना एक तरफ भूखी प्यासी। मैं बाकी बच्चों को भी इसी तरह से धमकी दिया करता था ताकि वे मेरी धमकियों में आकर डर जाए। तभी मेरे पास ही खड़े एक बच्चे ने कहा, साहब जी, आप इसे क्यों डांट रहे हैं? एक बार आप इसका डब्बा तो देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आई हैं। मैं उस बच्चे की बात सुनकर हैरान रह गया। फौरन आगे बढ़कर मैंने मीनू के डिब्बे की तरफ देखा। उसके अंदर नोट ही नोट भरे पड़े थे जो मीनू के डब्बे से निकले थे। मैंने उसे हैरानी से देखा और कहा, तू तो बड़ा अच्छा काम करके आई है। यह सब देखकर मैं बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे मैंने उसके सिर पर हाथ भी रखा, लेकिन वह मुझे देखकर मुस्कुराई तक नहीं। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। वह बिल्कुल भी बोलती नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ कहना चाहती थी। वैसे तो वह थोड़ी बहुत इशारों में बात कर लिया करती थी, बस फटी फटी आंखों से सबको देखती रहती थी। उसके गूंगेपन और मासूमियत को देखकर ही तो मैं उसे अपने धंधे में लाना चाहता था। मैं सोचता था कि ऐसी रोनी सूरत को तो हर कोई पैसे दे देगा, और शायद मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। मैंने बाकी बच्चों से कहा, यह भी तो वहीं पर गई थी जहां तुम लोग जाते हो। फिर ये इतने पैसे कमाकर कैसे लाई? और तुम लोग सिर्फ सिक्के उठा लाए। सारे बच्चे सिर झुकाकर खड़े हो गए। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। मीनू रोज ढेर सारे पैसे लेकर आती थी और मैं बाकी बच्चों को डांटता था, जब ये इतने पैसे लेकर आती तो तुम लोगों को कोई पैसे क्यों नहीं देता? जिस सड़क पर सारे बच्चे जाते थे वह एक ही सड़क थी। वह मुख्य सड़क थी जहां से अधिकारी गाड़ियां और भीड़ भाड़ गुजरती थी। उस सड़क को मॉल रोड भी कहा जाता था। इस सड़क पर अधिकतर अमीर लोग गुजरते थे, इसलिए वे अधिक पैसे दिया करते थे। तब एक बच्चे ने मुझसे कहा, ये मीनू तो कहीं पर भी भीख नहीं मांगती। ये हमारे साथ जाती है और फिर अचानक कहीं गायब हो जाती हैं। हमें नहीं पता होता कि ये कहाँ जाती हैं, लेकिन जब हमारे पास आने का समय होता है तो ये अचानक से लौट जाती हैं और इसके पास ढेर सारे पैसे होते हैं। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वह भीख नहीं मांगती तो फिर इतने सारे पैसे कहाँ से लाती हैं? क्या ये अपने घर वालों के पास जाकर पैसे ले आती हैं? लेकिन ये कैसे संभव था? उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। जब मैंने पहली बार उससे पूछा था कि उसके माता पिता है या नहीं, तब भी उसने इशारे से नहीं में सिर हिलाया था। यानी वह बिल्कुल अकेली थी। मुझे उस बच्चे की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह मीनू जितने पैसे नहीं कमा पाता था। लेकिन बात तो वाकई अजीब थी। मीनू बाकी बच्चों से कहीं ज़्यादा पैसे लेकर आती थी। एक दिन मैंने उससे सीधे पूछा, तुम कहाँ जाती हो? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने गुस्से से कहा, जहाँ बाकी बच्चे जाते हैं वहीं जाती हो ना, या कहीं और जाती हो? उसने बस नहीं में हिला दिया। इसका मतलब था कि वह भी वहीं जाती थी जहाँ बाकी सारे बच्चे जाते थे। मुझे तो ऐसा लगता था कि वह बोल नहीं पाती, शायद इसी वजह से उसे अधिक पैसे मिलते थे। लेकिन फिर मैंने उसे बाकी बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। वह सुन नहीं सकती थी और इशारों से भी बातें कर सकती थी। इसका मतलब था कि वह सिर्फ गूंगी थी, लेकिन दूसरों के इशारों से अपनी बातें समझा सकती थी। उसे आए हुए लगभग 1 हफ्ता होने वाला था और वह सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आ रही थी। आजकल कोई भी बच्चा इतनी बड़ी रकम नहीं ला पा रहा था, इसलिए मैं बहुत हैरान था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करती क्या है। मैंने मन से कई तरह के विचार आने लगे, कुछ ऐसे भी जो शायद मुझे नहीं सोचने चाहिए थे, लेकिन मैं क्या करता? हमारी दुनिया ही ऐसी है। मैंने इसे भी बुरी कहानियां सुनी और देखी हैं, इसलिए मेरा दिमाग अलग अलग दिशाओं में भाग रहा था। मैंने तय किया कि अगले दिन मैं खुद उसके पीछे जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि वह आखिर जाती कहाँ है। लेकिन जब मैं उसके पीछे जाने के लिए तैयार हुआ, तभी अचानक मकान मालिक आ गया और मुझे रोकते हुए बोला, तुमने 3 महीनों से किराया नहीं दिया। एक तो तुम ऐसा काम करते हो, ऊपर से किराया भी समय पर नहीं चुकाते। अगर मैंने पुलिस को बता दिया कि यहाँ ये सब हो रहा है
तो सोच लो तुम्हारी क्या हालत होगी। ये बात सच है कि तुमने इन बच्चों को अगवा नहीं किया, लेकिन अगर पुलिस को बता दिया जाए कि तुम बच्चों का अपहरण करते हो तो सोचो तुम्हें कितने साल की जेल की सजा मिलेगी। वैसे भी पुलिस को कौन समझाएगा कि तुम निर्दोष हो। पुलिस तो तुम्हारे ऊपर बच्चों के अपहरण का ही केस डालेगी। मैं ये सब सुनकर दंग रह गया। आजकल हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए शैतान बना हुआ है। मैंने मकान मालिक से कहा, ठीक है, मेरी जेब में जितने पैसे थे मैंने उसे दे दिए और कहा बाकी पैसे भी दे दूंगा, लेकिन दोबारा मुझे इस तरह की धमकी मत देना। जब उसने पैसे लिए तो उसका अंदाज ही बदल गया। वह बोला, रमेश भैया फिक्र मत करो, घर की ही बात है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। यह कहकर वह चला गया। मैंने मीनू के पीछे जाना चाहा लेकिन मकान मालिक के चक्कर में नहीं जा पाया। उस रात जब उसने अपने डिब्बे को लौटाया तो उसमें 5,500 के नोट भरे हुए थे। मैं हैरान रह गया। अजीब बात यह थी कि किसी भी बच्चे को इतने पैसे नहीं मिले थे जितने मीनू लेकर आई थी। मैं सोच रहा था, ये बच्ची गूंगी है फिर भी इतनी भीख क्यों मिल रही है? क्या भीख देने वाले लोग अंधे हो गए हैं? मैंने उससे पूछा, इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले, किसने दिए? वह चुपचाप खड़ी मेरी बातें सुन रही थी। फिर मैंने पूछा, बताओ ये पैसे किसने दिए? मैंने उसके हाथ में वे सारे पैसे रखे और कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये पैसे तुम्हें किसने दिए? उसने इशारे में नहीं मैं गर्दन हिला दी, जैसे उसे खुद नहीं पता कि ये पैसे कैसे मिले। वह डरी सहमी सी वहीं खड़ी थी और फिर धीरे धीरे उन पैसों को वापस डिब्बे में डाल दिया। मैंने कहा, ऐसा भी क्या करती हो, कहाँ जाती हो? अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ लोग ज़्यादा पैसे देते हैं तो बाकी बच्चों को भी वहाँ लेकर जाओ। मैं अपनी तसल्ली के लिए फिर से बोला, तुम कहाँ जाती हो? हाँ, ये बच्चे जाते हैं वहीं जाती हो ना? उसने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन जिस बच्चे ने मुझे उसकी खबर बताई थी वह अब भी ना में सिर हिला रहा था। मैंने उसे अकेले में ले जाकर पूछा, सच सच बताओ मीनू कहाँ जाती है? वह बोला, साहब ये झूठ बोल रही है, ये कहीं और जाती हैं और वहीं से इतने सारे पैसे लेकर आती हैं। हमें नहीं पता कि यह कहाँ जाती हैं। मुझे भी यही लगता था कि मीनू झूठ बोल रही है। अब इसका पता लगाने का एक ही तरीका था, उसका पीछा किया जाए। फिलहाल मैं इस बात से खुश था कि मीनू ने 500 के नोटों के अलावा आजकल कुल 2.5 लाख रुपए कमाए थे और कुछ पैसे फिर भी बचे थे। ये लड़की तो बड़े काम की थी, जो भी कर रही थी वह बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर ला रही थी। लेकिन मुझे उसके बारे में जानना भी जरूरी था ताकि ये पता चल सके कि आखिर वह कौन सा काम कर रही है। अगले दिन मैंने उसका पीछा करने का इरादा कर लिया। वह बाकी बच्चों के साथ ही निकली थी लेकिन अचानक गायब हो गई। मैं भी उसका पीछा करने लगा, लेकिन मैंने इस बात का ध्यान रखा कि उसे मेरी मौजूदगी का आभास न हो। वह बस चलती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सारे रास्ते याद हो और वह इतनी छोटी बच्ची होने के बावजूद जरा भी गलत रास्ते पर नहीं जा रही थी। थोड़ी देर बाद वह एक खुले इलाके में पहुंची जहां इधर उधर के 2-3 घर थे। कुछ घरों की पिछली दीवारें दिख रही थी तो कुछ के मुख्य दरवाजे। वहां एक बड़ा पेड़ भी था। ये एक छोटा सा पार्क था, लेकिन इस जगह कोई आता जाता नहीं था क्योंकि यहाँ की हालात बहुत खराब थी। मीनू उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। फिर उसने ऐसे ऐसे करतब दिखाने शुरू कर दिए कि थोड़ी ही देर में लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे और उसे पैसे देने लगे। मैं दूर खड़ा यह सब देख रहा था। लोग खुद उसकी तरफ आ रहे थे और उसे पैसे दे रहे थे। आखिर ये क्या कर रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कभी वह नाचती तो कभी कोई अजीब सा करतब दिखाती। जो कुछ भी कर रही थी वह मेरी समझ से बाहर था, लेकिन लोग फिर भी खुश होकर उसे पैसे दिए जा रहे थे। इतनी मासूमियत से वह ये सब कर रही थी कि लोग उस पर फिदा होकर पैसे दिए जा रहे थे। शायद उसके अंदर जो हुनर था वह बाकी बच्चों में नहीं था, इसी वजह से वह बाकी बच्चों से कई ज़्यादा पैसे कमा रही थी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा नृत्य कर रही हैं और कौन से करतब दिखा रही थी। मैं उसे ध्यान से देख ही रहा था कि ताकि मैं उसे ये सारी चीज़ें सीख सकूं। वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस आंखें बंद करके अपने दिल की आवाज़ पर नाच रही थी और करतब कर रही थी। उसके ये कारनामे देखकर जो भी वहां आ रहा था
खुशी से खिलखिला उठता और उस पर मेहरबान होकर पैसे दे जाता। थोड़ी देर में वहाँ भीड़ जमा हो गई। लोग आते और उसके डिब्बे में ढेर सारे पैसे डालकर चले जाते। फिलहाल जो कुछ भी ये लड़की कर रही थी, मैंने तय कर लिया कि मैं भी इसे आजमाऊंगा। अगर मैं और बाकी बच्चे भी ऐसा करने लगे तो हम भी ढेर सारे पैसे कमा सकते थे। थोड़ी देर बाद जब मीनू थक गई तो उसने अपने डिब्बे को सीने से लगाया और उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो गई। अब मुझे समझ आया कि वह क्या कर रही थी। जब उसके पर्याप्त पैसे बन गए थे तो उसे और ज़्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत थी, जबकि बाकी बच्चे तो सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भीख मांगते थे। लेकिन इस लड़की का काम तो पूरा हो चुका था, इसलिए वह महारानी अब पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रही थी। मैंने अपने दिमाग में उसकी हर एक गतिविधि बैठा थी। जो कुछ भी उसने किया मुझे उसे याद रखना होगा, ताकि जब मैं खुद ये सब करने जाऊं तो कुछ भी भूलूं नहीं। जब मैंने ये धंधा शुरू किया था तब मैं खुद कहीं आता जाता नहीं था, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता कि इन बच्चों के पीछे मैं हूं तो कोई न कोई मुझे पुलिस के हवाले करवा ही देता। आज भी इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे कहते हैं, तुम बहुत बुरा काम कर रहे हो, छोटे छोटे मासूम बच्चों से भीख मंगवाकर उसकी कमाई खा रहे हो। हाँ ठीक है, करता था मैं बुरे काम, लेकिन और क्या करता। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गया था। मेरे पास कमाई का और जरिया नहीं था, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन बन नहीं सका। जब मेरे स्कूल में परीक्षा हो रही थी तो मैंने अपने शिक्षक की गलती उसे बताई थी। मैंने कहा था, आप गलत कर रहे हैं, आप उस बच्चे को जानवरों की तरह पीट रहे हैं, ये गलत है। वह बच्चा है, बच्चों से गलतियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे जानवरों की तरह मारे। लेकिन वह शिक्षक ने मुझे अपना दुश्मन बना लिया, उसने मुझे फेल कर दिया। मैंने दोबारा से पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर से मुझे फेल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरा कोई अपने रिश्तेदार भी नहीं था जो मुझे अपने पास रख लेता। मैं बचपन से ही अकेला था, किसी ने मुझे कोई सहारा नहीं दिया। पहले मैं भी यही कहता था कि इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हो, पता नहीं इसके पीछे कौन है जो इनसे भीख मंगवा रहा है। और आज मैं खुद इन बच्चों के पीछे खड़ा एक बुरा आदमी बन चुका था। लेकिन मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि मुझे भी तो जिंदा रहना था, वरना भूखा मर जाता। मुझे शादी करने का बहुत शौक था, लेकिन मैं चाहता था कि पहले अपना घर बना लूं, थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं, ताकि अपनी बीवी को खुश रख सकूं। क्योंकि ये तो कोई भी जानता है कि औरत को खुश रखने के लिए पैसों की जरूरत होती है। आजकल की लड़कियों को तो बस पैसों की ही जरूरत होती है। वह कहती हैं, हमारी सारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, हमें अच्छे कपड़े, जूते और बाकी चीज़ें वक्त पर मिलनी चाहिए। अगर आप उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते तो आपका घर जहन्नुम बन जाता है। औरत के साथ खुश रहना तो उसे खुश रखना ज़रूरी है, और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने कुछ पैसे जमा भी कर रखे थे। मेरा एक दोस्त भी था जो इसी धंधे से जुड़ा हुआ था। उसने मुझसे कहा, जब तुम्हें इन बच्चों की ज़रूरत न हो और तुम कोई और काम करना चाहो तो ये बच्चे मुझे दे देना। उसके पास मुझसे भी ज़्यादा बच्चे थे, लेकिन वह बहुत जालिम था। वह बच्चों पर बहुत जुल्म करता था, उन्हें पीटता था, उन्हें खाना भी नहीं देता था। उसने घर में सख्त पाबंदियां लगा रखी थी। वह तो रात में भी उनसे काम करवाता था। मैंने भी सोचा था कि मैं कोई और काम शुरू कर दूंगा और ये बच्चे उसे दे दूंगा। मुझे बच्चों के बदले अच्छी खासी रकम मिल जाती। ये सब मेरे फ्यूचर प्लान थे, लेकिन फिलहाल मेरे दिमाग में बस उसी बच्चे के कारनामे घूम रहे थे। मैंने वह सब कुछ जो उसने किया अपने दिमाग में बैठा लिया था। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि ये कौन से करतब कर रही हैं, लेकिन इंटरनेट भी उसके करतब को नहीं पहचान सका और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सारी रात बस यही सोचता रहा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उसके ऐसा करने पर लोग उसे ढेर सारे पैसे दे जाते हैं तो फिर मुझे भी ये काम करना होगा। अगले दिन मैंने फिर से उसका पीछा किया। इस बार मैंने उन लोगों पर भी नज़र रखी जो उसे पैसे देकर जा रहे थे। उनकी शक्लों से ऐसा लग रहा था कि वे यह काम
बहुत ही खुशी से कर रहे थे। उन्हें उसे पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं थी। लोग तो उसे हजारों रुपए देकर जा रहे थे, वरना आम तौर पर किसी फकीर को कोई 100 या 500 रुपए से ज़्यादा नहीं देता। आजकल तो कोई 100 या 250 रुपए दे दे वही बहुत है। लेकिन यहाँ तो बात हजारों तक पहुँच चुकी थी। इसलिए सोचने की बात तो थी। मैंने 3-4 दिन तक मीनू का पीछा किया और ये देखने की कोशिश की कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। मैं आमतौर पर घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था, लेकिन इस बार मुझे रिस्क लेना ही पड़ा क्योंकि मुझे सच्चाई का पता लगाना था। एक दिन मैंने मीनू से कहा, आज तुम काम पर नहीं जाओगी। यह सुनकर वह थोड़ी परेशान हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाकी बच्चे जाने लगे, लेकिन वह भी मेरे मना करने के बावजूद उनके पीछे पीछे चलने लगी। मैंने उसे जाते हुए रोक लिया और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज तुम काम पर नहीं जाओगी, तो फिर इन बच्चों के पीछे क्यों जा रही हो? शायद वह उन बच्चों के पीछे जाना चाहती थी। मैंने कहा, आज तुम आराम करो, अपने घर में ही बैठो, बाकी सारे बच्चे जा चुके हैं। वह थोड़ी बेचैन थी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वह भी बाहर चली जाए। वह काफी देर तक दरवाजे पर ही खड़ी रही। मैंने उससे कहा, अभी तक तुम अंदर नहीं गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, बस घर के काम करना, घर को साफ करना, खाना तो वैसे भी नौकरानी बनाती हैं, तुम बस आराम करो। मैंने खाना बनाने के लिए एक औरत रखी हुई थी जो खाना बनाती थी, क्योंकि बच्चों से खाना नहीं बनता था और मेरे पास ज़्यादातर कम उम्र के ही बच्चे थे। वह मुझे फिर से हैरानी से देखने लगी और दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। इसका मतलब था क्या मैं चली जाऊं? मैंने उसे गुस्से से देखा और कड़ाई से कहा, यहाँ किसकी हुकूमत चलती है तुम्हें पता है? यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई एक कदम भी घर के अंदर नहीं रख सकता और ना ही घर से बाहर जा सकता है। जैसा मैं चाहूँ यहाँ वैसा ही होता है, लेकिन तुम्हें तो किसी बात की समझ नहीं आ रही। मैंने उसे डांटते हुए कहा, चुपचाप अंदर चली जाओ। मैंने कह दिया ना, आज तुम काम पर नहीं जाओगी। वह मेरी बातों से काफी डर गई थी। मैंने उसके हाथ से उसका डिब्बा लेने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे अपना डिब्बा नहीं दे रही थी। मैंने फिर डांटते हुए कहा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें सजा मिलेगी। आज खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, कमरे में बंद करके चला जाऊंगा। इस बात के बाद ही वह बहुत डर गई और उसने अपना डिब्बा मुझे दे दिया। फिर मैं घर से बाहर आ गया और उसी जगह जाने लगा जहां वह जाया करती थी। रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि आखिर वह अपना डिब्बा मुझे क्यों नहीं दे रही थी। वह देखने में तो बहुत मासूम लगती थी, लेकिन उसके चेहरे पर अकल जरूरत से ज़्यादा थी। वैसे भी वह जो काम करती थी उसमें अकल का ही तो इस्तेमाल था, वरना बाकी बच्चे तो इस तरह कुछ भी नहीं किया करते थे। मैंने फिर से वह सब याद करने की कोशिश की जो वह किया करती थी, ताकि जब मैं वहां जाऊं तो भूल न जाऊं। मैं भी उसी जगह जा रहा था जहां पर मीनू जाकर बैठा करती थी। आज मैं भी ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। ये सोचते हुए मैं वहां जा पहुंचा। मैंने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जहां मीनू बैठा करती थी। पहले तो आसपास कोई भी नहीं नजर आ रहा था, फिर मैं अचानक ही खड़ा हो गया और मैंने वहीं जाकर शुरू कर दिया जो मीनू किया करती थी। मुझे अपने चेहरे पर मासूमियत भी लानी थी, क्योंकि मीनू अपने चेहरे पर बहुत मासूमियत रखती थी। अब मैं अपना काम शुरू करने जा रहा था। मैंने ठीक उसी तरह अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए जैसे मीनू हिलाया करती थी और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उसी तरह नाच रहा था जैसे मीनू नाचा करती थी। मैंने अपना डब्बा जमीन पर रख दिया ताकि लोग आए और उसमें पैसे डालकर चले जाए। मैं लगातार अपने काम में खो गया। अचानक ही मुझे अपने आसपास कुछ हलचल महसूस हुई, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली क्योंकि मीनू भी अपनी आंखें नहीं खोलती थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे डिब्बे में लोग पैसे डालने लगे हैं। लोग पैसे डालने लगे। हाँ, अब मैं भी अमीर बनूंगा। मेरा मन खुशी से झूम उठा। अब तो मैं समझ गया था कि यह काम कितना फायदेमंद है। मैंने मन ही मन सोचा, अब मैं भी यहाँ रोज आऊँगा और खूब सारे पैसे कमाकर ले जाऊँगा। बाकी सारे बच्चों को भी यही काम सिखाऊंगा, वे भी ये काम करेंगे और कुछ ही दिनों में मैं करोड़पति बन जाऊंगा।
मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे और मैं इन्हीं खुशियों में डूबा हुआ था। लेकिन अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत सारे लोग मेरे आसपास खड़े हैं, पर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पैसे डालकर तो उन्हें चला जाना चाहिए था, लेकिन वे वहीं खड़े थे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं रुक गया। जैसे ही मैंने आंखें खोली, उन्होंने मुझे दबोच लिया। वे कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा, बड़ी मुश्किल से तुम्हें पकड़ा है। आज तो तुम अपनी बिल से बाहर निकल कर आए, वरना तो तुम कभी भी बाहर नहीं निकलते हो। और आज तो तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा और कोई साथी भी नहीं है। चलो अब हमारे साथ। मैं बुरी तरह से घबरा गया और वे मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। वहां जाकर मुझे एक ऐसी सच्चाई के बारे में पता चला कि मैं हैरान रह गया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। दरअसल मीनू उन्हीं की छोड़ी हुई जासूस थी। वह गूंगी बिल्कुल नहीं थी, वह सब कुछ बोल सकती थी। वह तो मुझे पकड़वाने के लिए उनके द्वारा बिछाया गया एक जाल था। जो लोग मीनू को रोज पैसे दिया करते थे, वे सब लोग पुलिस के साथ मिले हुए थे। मुझे पकड़ने के लिए ये पूरा प्लान बनाया गया था। उन्होंने मेरी शिकायत कर दी थी कि मैं बच्चों को ये सब काम करवा रहा हूँ। ये बच्ची मुझे घेरने के लिए भेजी गई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं अपने घर से बाहर कभी नहीं निकलता था, और अगर निकलता भी था तो इस तरह से कि कोई मुझे पहचान नहीं पाता। लेकिन इस बार मैं लालच में आ गया था और अपने घर से बाहर निकल आया, वह भी अकेला। और मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैं उसी जगह पर जाकर बैठ गया जहां वे लोग मुझे बैठाना चाहते थे, क्योंकि वहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और पास में पुलिस स्टेशन की बैक साइड थी। लेकिन मैं ये सब पहचान नहीं पाया था। मेरी आंखों के आगे तो लालच की पट्टी बंध गई थी, इसलिए मैं बुरी तरह से फंस चुका था। वह लड़की गूंगी नहीं थी, वह सब कुछ बोल सकती थी। मुझे उसी समय जान जाना चाहिए था जब वह इतनी दूर अकेली ही यहाँ आ जाया करती थी। वह लड़की बिल्कुल चालाक थी, लेकिन उसकी मासूमियत की वजह से मैं भी उसकी चालाकी का अंदाजा नहीं लगा पाया। मैंने सोचा था कि शायद वह यहाँ से रोज आती जाती हैं, इसलिए उसे रास्ता याद हो गया होगा। लेकिन अब वह लड़की मेरे सामने होकर मुस्कुरा रही थी। पुलिस के सारे बच्चों को अपनी हिरासत में ले लिया और उन बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मैंने झूठ बोला था कि ये बच्चे मुझे सड़क पर मिले थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ एक दो बच्चे ही मुझे सड़क पर मिले थे, बाकी सारे बच्चे मैंने अगवा किए थे, और कुछ बच्चों को तो मैंने इधर उधर से खरीदा था। मैं बुरा इंसान था और मेरे साथ बुरा हुआ था। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई और बच्चों का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। अब मेरे साथ क्या होने वाला था ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरे इस धंधे में जितने भी लोग शामिल थे वे सब भी पकड़े जा चुके थे। मेरे जितने भी दोस्त थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके पास भी बच्चों को पुलिस ने अपनी हिरासत से ले लिया था। अब मुझे पता चला कि वह लड़की जो कारनामे करती थी, असल में वह तो कुछ भी नहीं थे। वह लड़की बस उल्टा सीधा डांस किया करती थी, जिसकी वजह से मैं सोचता था कि लोग इसे इम्प्रेस होकर पैसे दे जाते हैं। लेकिन असली बात तो ये थी कि वह लड़की कुछ भी नहीं करती थी। यह सब सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया था। यह सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था। यह सब कुछ सिर्फ मुझे बेवकूफ़ और पागल बनाने के लिए किया गया था, ताकि मैं उनकी पकड़ में आ सकूं। और मैं लालच में आकर उनकी इस चाल में फंस गया था। यह पता चला कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाले की बेटी है। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। उस पुलिस वाले ने अपनी बेटी को इतना बहादुर बनाया कि बचपन में ही उसे ऐसा काम करने के लिए भेज दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी बेटी की जान को भी खतरा हो सकता है। वह पुलिस वाला खुद ही एक बहादुर इंसान था, लेकिन आज उसकी बेटी की वजह से इतने सारे बच्चे अपने माता पिता से मिल गए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने जेल में काफ़ी वक्त गुजारा। फिर मैंने माफ़ी की अपील की और कहा कि मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा। मेरी ज़िंदगी के कुछ साल तो बर्बाद हो गए, लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया तो मैंने इस तरह के कामों से तौबा कर ली। आज मेरा एक छोटा सा कारोबार है और मेरी बीवी भी है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, लेकिन दिल कहता कि
शायद ईश्वर मुझे औलाद का सुख नहीं देंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को उनके माता पिता से अलग किया था। उनकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी। शायद मेरे यहाँ कभी भी अपनी औलाद पैदा नहीं होगी। मैं दिन रात ईश्वर से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी अपनी औलाद का सुख जीते जी मिल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम समझते हैं कि हम चुपचाप पाप कर लेंगे और हमें सज़ा भी नहीं मिलेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सज़ा अगले जन्म में मिलेगी, अगर मिलेगी तो वहीं जाकर देखेंगे, लेकिन वे ये नहीं समझते कि कुछ गुनाहों की सज़ा हमें इसी दुनिया में मिलती है, और वह भी बहुत बुरी तरह से। मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ। अब मैं बहुत अच्छा और ईमानदार इंसान बन चुका था और मुझे उन लोगों से नफरत होने लगी है जो मासूम बच्चों से भीख मंगवाते हैं। जब भी रास्ते में मुझे कोई बच्चा भीख मांगता हुआ दिखता तो मुझे उस पर बहुत तरस आता। मैं इतना अमीर तो नहीं था कि उन्हें अपने घर रख सकूं, लेकिन मैं उन्हें बड़े प्यार से किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आता हूं और वहां पर कभी कभार उनके लिए खाना या फिर छोटे मोटे तोहफे लेकर जाता हूं। मैंने अपने गुनाहों का दिल से माफ़ी मांग ली है। बच्चे तो ईश्वर का वरदान होते हैं। बचपन में ही उनकी असली जिंदगी होती है, जो कि वे जी भर के जीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। बड़े होने के बाद तो वही बच्चे अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगते हैं। फिर वे कहाँ बच्चे रहते हैं, फिर तो वे बड़े हो जाते हैं और हम और आप जैसे बन जाते हैं। बच्चे फूलों की तरह नाजुक होते हैं। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इन फूलों को कभी मुरझाने मत देना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।